हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेबीज़ माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ का। गाइस, ये 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कभी कभी तो 2-2 साल लगातार रिपीट होता है, नहीं तो हर अल्टरनेट ईयर में तो आता ही 20 मार्क्स में, नहीं तो अगर एक साल 20 मार्क्स में आ गया तो अगले साल 5 और 2 मार्क्स में पूछेगा, ऐसे रहता है। ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो रेबीज़ है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसीज़ है, ठीक है, जो कि रेबीज़ वायरस के कारण होता है। अभी जो रेबीज़ वायरस है ये रेप्टोवायराइडी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? रेप्टोवायराइडी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? तो ये जो रेबीज़ वायरस है ये रेप्टोवायराइडी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। ये बुलेट शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड होता है? बुलेट शेप्ड होता है। ये देखिए, ये जैसा आपको दिख रहा होगा, ये बुलेट शेप्ड का है, ठीक है। अब बुलेट शेप्ड होता है, एनवलप्ड होता है, ठीक है। एनवलप्ड होता है। कैसे एनवलप्ड रहता है? लिपिड एनवलप होता है। लिपिड एनवलप होता है और इस एनवलप में लॉन्ग पेप्लोमर्स या फिर उसी को स्पाइक्स या फिर उसी को ग्लाइकोप्रोटीन जी बोला जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन जी ये एम्बेडेड रहता है इस एनवलप में, लिपिड एनवलप में एम्बेडेड रहता है, ठीक है। और ये जो एनवलप है, एनवलप ये इंटरनली किससे लाइन रहता है? मैट्रिक्स प्रोटीन से। मैट्रिक्स प्रोटीन से लाइन रहता है। ये देखिए, ये बुलेट शेप्ड वायरस है, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग पेप्लोमर्स है ना, ग्रीन ग्रीन निकले हुए हैं, ठीक है, ये है लॉन्ग पेप्लोमर्स, इसी को हम ग्लाइकोप्रोटीन जी बोलते हैं। और इंटरनली ये जो एनवलप है ये किससे लाइंड है? ये जो डार्क ग्रीन है ये ना, ये है मैट्रिक्स प्रोटीन, इससे इंटरनली ये लाइंड रहता है, ठीक है। अब एक होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये जो स्पाइरल शेप्ड है ना, ये स्पाइरल शेप्ड, ये है न्यूक्लियोकैप्सिड हमारा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये हेलिकल सिमेट्री होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड, अब ये हेलिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री होती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड निगेटिव सेंस, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड निगेटिव सेंस RNA होता है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन और पॉलीमरेज प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन और पॉलीमरेज प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एंटीजेंस आते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट एंटीजेंस भी आते हैं। वो एंटीजेंस कौन कौन से हैं? एक तो होता है ग्लाइकोप्रोटीन जी और एक होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। दो इम्पॉर्टेंट एंटीजेंस आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जी और न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। तो इधर रेबीज़ वायरस का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मैं आपको एक बार अगर अच्छे से समझाऊँ तो ये बुलेट शेप्ड होता है, ठीक है।
और उसमें जो ग्रीन ग्रीन ये निकले हुए हैं ये होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन जी। इसको हम लॉन्ग पेप्लोमर्स या फिर वही बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। और ये जो एनवेलप है ये इंटरनली लाइन रहता है, ये जो डार्क वाली ग्रीन है ये मैट्रिक्स प्रोटीन से इंटरनली लाइन रहता है, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए से बना हुआ होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए, ठीक है। और इसी में हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, पॉलीमरेज प्रोटीन ये सब कंप्राइज रहते हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ग्लाइकोप्रोटीन जी और न्यूक्लियोकैप्सिड के बारे में कुछ डिफरेंस। ये मेजर इंटेलिजेंस होते हैं, इनके बीच में ना कुछ डिफरेंस होता है, अब हमको वो पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आपको पता ही है कि लॉन्ग पेप्लोमर्स होते हैं, ठीक है, और ये कैप्सिड प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। ये कैप्सिड प्रोटीन्स हैं जो कि आरएनए के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ये कैप्सिड प्रोटीन है एसोसिएटेड विथ आरएनए, ठीक है। अरे यार क्या दिक्कत आ रही है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? कैप्सिड प्रोटीन है जो कि आरएनए के साथ एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। और ये लॉन्ग पेप्लोमर्स है, लॉन्ग पेप्लोमर्स है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन जी होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। और ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन जी है ना ये पैथोजेनेसिस में इसका रोल होता है, पैथोजेनेसिस का रोल होता है, इसमें नो रोल। न्यूक्लियोकैप्सिड का कोई रोल नहीं। तो पैथोजेनेसिस में क्या रोल होता है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, बाइंड्स टू ACH रिसेप्टर्स, ठीक है। डायग्नोस्टिक रोल क्या होता है? पहले हम ग्लाइकोप्रोटीन जी को ये जो एंटीजन था इसको डिटेक्ट किया करते थे ह्यूमन सीरम में, मगर अब नहीं करते हैं। सो नो रोल इन डायग्नोस्टिक। पहले किया करते थे पहले के ज़माने में, अब नहीं करते हैं। अब हम ये न्यूक्लियोकैप्सिड है ना इस एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं कैसे? डायरेक्ट IF इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के थ्रू, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रोल इन इम्यूनिटी, अब देखो अब इसकी ग्लाइकोप्रोटीन जी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं। कौन सी बॉडी होती है? न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव नेचर की नहीं होती तो इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या डिफरेंस है? जो कि मेजर एंटीजन है रेबीज़ वायरस के, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन जी और न्यूक्लियोकैप्सिड। जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये कैप्सिड प्रोटीन है जो कि आरएनए के साथ एसोसिएटेड रहता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है जी ये लॉन्ग पेप्लोमर्स और स्पाइक्स ये होते हैं। जो ये ग्लाइकोप्रोटीन जी होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसका पैथोजेनेसिस में रोल होता है। क्या रोल होता है? ACH रिसेप्टर से बाइंड करता है न्यूरल टिश्यूज़ में, ठीक है। पहले इसका डायग्नोस्टिक यूज़ हुआ करता था, इसकी ह्यूमन सीरम में डिटेक्ट किया जाता था, पर अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह अब हम न्यूक्लियोकैप्सिड का ये जो एंटीजन है इसको डिटेक्ट करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन जी की जो एंटीबॉडीज़ हैं ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं, इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोटेक्टिव नेचर की नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब गाइस अब हमको पढ़ना है दो तरीके के वायरस होते हैं, एक होता है स्ट्रीट वायरस, ठीक है,
और एक होता है फिक्स्ड वायरस। और एक होता है फिक्स्ड वायरस। अभी जो स्ट्रीट वायरस होते हैं ना, ये फ्रेशली आइसोलेटेड होता है। कैसा होता है? फ्रेशली आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड वायरस होता है ना, उसी को मिमिक करता है। वाइल्ड वायरस मतलब जो ओरिजिनल वायरस होता है ना, उसी को मिमिक करता है, ठीक है। या इसके लॉन्ग और वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। इसकी लॉन्ग और वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, ठीक है। और ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मगर जो फिक्स्ड वायरस होते हैं, इनको ना स्ट्रीट वायरस को जब निकालते हैं, स्ट्रीट वायरस को निकाल के रैबिट में प्रोपागेट करते हैं। किसमें? रैबिट में प्रोपागेट करते हैं, ब्रेन टू ब्रेन पैसेज में। ब्रेन टू ब्रेन पैसेज पे प्रोपागेट करते हैं ना, तो ये ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ छोड़ देते हैं। ये जो स्ट्रीट वायरस होते हैं, दे लूज सम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये फिक्स्ड स्ट्रेन्स बन जाते हैं, फिक्स्ड स्ट्रेन्स बन जाते हैं, ठीक है। स्ट्रीट वायरस को रैबिट के अंदर प्रोपागेट किया गया ब्रेन टू ब्रेन पैसेज के थ्रू, तो ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ छोड़ते हैं और फिक्स्ड स्ट्रेन्स में बदल जाते हैं। क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, ठीक है, कि ये अब कोई भी इंक्लूजन बॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, इंक्लूजन बॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज़ में मल्टीप्लाई नहीं करते, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज़ में मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट नहीं करते, सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो इनका वो होता है ना इंक्यूबेशन पीरियड, ये 4 से 6 दिन हो जाता है, 4 to 6 डेज इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। इसलिए फिक्स्ड स्ट्रेन्स को वैक्सीनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड स्ट्रेन्स को वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेबीज़ वायरस की पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस के बारे में। अब सबसे पहले ट्रांसमिशन कैसा होता है? ट्रांसमिशन बाइट के थ्रू होता है और नॉन बाइट एक्सपोजर, दो तरह के एक्सपोजर्स होते हैं, बाइट और नॉन बाइट एक्सपोजर्स। बाइट क्या होता है? जो रैबिड एनिमल्स हैं ना, रैबिड एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, या तो उनके डीप बाइट से या तो फिर स्क्रैच से। डीप बाइट या फिर स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड रैबिड एनिमल्स, ठीक है। इसमें मेनली 99% रैबिड डॉग्स ही आते हैं। और एक नॉन बाइट एक्सपोजर, ठीक है, कि एरोसोल्स कंटेनिंग रेबीज़ वायरस ये हो सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स,
डायरेक्ट contact with saliva of infected rabid animals या फिर aerosols containing rabies वायरस। तो नॉन बाइट एक्सपोजर्स बहुत कम देखने को मिले, मेनली तो बाइट वाले मिले। बाइट एक्सपोजर्स उसमें भी 99% जो रैबिट डॉग्स होते हैं वो वाले, ठीक है। अब हम ये वायरस बॉडी में स्प्रेड कैसे करता है वो देखेंगे, ठीक है। स्प्रेड ऑफ वायरस। अब देखो, अब जैसे डॉगी आया, उसने आपके पैर के काफ मसल में काटा, ठीक है। डॉग बाइट, ठीक है, कहाँ पे? काफ मसल में, ठीक है। उसके सलाइवा में जो रेबीज़ वायरस था वो आपके काफ मसल में आया, स्केलेटल मसल से फिर कनेक्टिव टिश्यू में आया, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा? लोकली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मसल या फिर मतलब काफ मसल में काटा तो काफ मसल से लोकली मल्टीप्लाई करेगा। वहाँ पर से वो जो रेबीज़ वायरस है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब वहाँ पर से क्या होगा? वहाँ पर से ना एक टर्म आता है, अपूर्व शास्त्र में दिया हुआ है, सेंट्रिपिटल स्प्रेड होता है अलोंग मोटर नर्व्स, ठीक है। सेंट्रिपिटल स्प्रेड होता है अलोंग मोटर नर्व्स, ठीक है। डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू यह ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। जो मोटर नर्व्स इसको ब्रेन की तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो कुत्ते ने आपके काफ मसल में काटा, काफ मसल में उसके सलाइवा से रेबीज़ वायरस आपके काफ मसल में है, वो वहीं पर लोकली मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहाँ पर से उनका सेंट्रिपिटल स्प्रेड होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ब्रेन की तरफ जाएंगे और ऊपर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड टूवर्ड्स CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर से कहाँ पे जाएंगे? वहाँ पर से ये हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में जाएंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन में भी कहाँ पे जाएंगे? हिप्पोकैम्पस एंड सेरेबेलम में जाएंगे, हिप्पोकैम्पस एंड सेरेबेलम में जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर से एक और टर्म दी है, जैसे यहाँ पे सेंट्रिपिटल स्प्रेड था, अब आएगा सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड। अब सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड में क्या आएगा? ठीक है, अब देखो, अब डॉग बाइट था, काफ मसल में काटा, वहाँ पे वो लोकली मल्टीप्लाई किया, रेबीज़ वायरस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड किया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बाइंड करेगा। वहाँ पर से वो मोटर नर्व्स की तरफ जाएगा, मोटर नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाएगा, और ब्रेन में भी हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में जाएगा। अब हिप्पोकैम्पस से और सेरेबेलम के बाद ये सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करेगा, मतलब ब्रेन उसको कहाँ कहाँ पे स्प्रेड करेगा? एक तो सलाइवरी ग्लैंड में स्प्रेड होगा, स्किन में स्प्रेड होगा, कॉर्निया में स्प्रेड होगा,
और अदर ऑर्गन्स यहाँ इतनी जगह में ये स्प्रेड करेगा। ठीक है, अब गाइस एक और बात आती है इसका स्प्रेड। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड में तो स्टोर हो गया, स्किन में गया। अब ये जो स्प्रेड था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो स्प्रेड गया है इसका, ये ना एक फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये है कि देखो जैसे पैर पे काटा, पैर से सर पे जाने में इसको समय लगेगा, तो ऐसे में इसका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड छोटा किस किस में हो सकता है, ये एमसीक्यू में पूछता है, एमपीएमएसयू, या फिर ऐसे ही आपको पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक बात याद रखना, सीएनएस से मतलब ब्रेन से जितना दूर काटेगा इंक्यूबेशन पीरियड उतना ज़्यादा होगा। मान लो अगर वो आपके गले पे काट गया कुत्ता, तब तो तुरंत पहुंच जाएगा, क्या पता 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर पहुंचे। अगर वही कुत्ता आपके पैर में काटे एकदम अंगूठे में, तब तो इसको तो 2-3 साल लगेगा। इस तरह इसका इंक्यूबेशन पीरियड डिसाइड होता है। और कितना सलाइवा था, मतलब वाउंड कितना डीप था, या फिर सलाइवा जो इनोकुलम था वो कितना ज़्यादा था, वो भी विरुलेंस ऑफ द स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके 3 फेज़ होते हैं, वो 3 फेज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जब वो स्प्रेड हो गया, रेबीज़ बॉडी में एंट्री कर चुका है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर चुका है, नर्व्स को हाईजैक कर चुका है। तो सबसे पहला जो फेज़ आता है वो आता है प्रोड्रोमल फेज़। ठीक है, प्रोड्रोमल फेज़। प्रोड्रोमल फेज़ क्या होता है, ये 2 से 10 दिन तक रहता है। ठीक है, 2 to 10 डेज तक होता है। और इसमें नॉन स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया वगैरह, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेन या फिर एबनॉर्मल सेंसेशंस कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पे डॉग बाइट हुआ होगा। ठीक है, एक होता है एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज में ये 2 तरह का होता है, या तो एनसेफेलाइटिक टाइप का होगा या तो पैरालिटिक टाइप का होगा। एनसेफेलाइटिक टाइप का होगा या तो पैरालिटिक टाइप का होगा। जो एनसेफेलाइटिक टाइप होता है ये मोस्टली यही होता है, 80% होता है, और जो पैरालिटिक टाइप होता है ये 20% होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, ये 2 से 10 दिन तक रहता है। 2 से 7 दिन तक रहता है, ये 2 to 7 डेज रहता है। ठीक है, और इसमें हाइपर एक्साइबिलिटी, ल्यूसिड इंटरवल्स और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, मतलब फोमिंग फ्रॉम माउथ, और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, एरोफोबिया, हवा से डर, ये सब देखने को मिलता है। तो एक्यूट 2 से 7 दिन रहेगा। इसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, और आगे चल के इसमें ल्यूसिड इंटरवल, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस जैसे कि एक्सेसिव सलाइवेशन, लैक्राइमेशन वगैरह, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस जैसे कि लैक्राइमेशन, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, सलाइवेशन, थूक का बहुत ज़्यादा आना। ठीक है, और पर्सपायरेशन देखने को मिलेगा, और हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, ये तो लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगेगा। एरोफोबिया, आप उसके सामने पंखा चलाओगे ना तो आपको हवा, मतलब उसको हवा से भी डर लगने लगेगा। और फिर जो लास्ट और तीसरा होता है, या तो फिर पेशेंट
कोमा में चला जाएगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी। और ये सब खेल 14 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। जब आपकी बॉडीज़ में रेबीज़ पहुंचा 14 दिन के अंदर अंदर वो आपको पूरा ख़त्म कर देगा। ठीक है। अब जो एमपीएमएसयू में इसके साथ और पूछेगा वो होता है इसकी लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। लैब डायग्नोसिस सबसे पहले तो स्पेसिमेन कलेक्शन, जो कि सलाइवा, CSF, सीरम, ये सब होगा। स्पेसिमेन कलेक्शन में सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्किन बायोप्सीज, या जैसे कि हेयर फॉलिकल एट द नेप ऑफ नेक आर यूजफुल, ये सब रहते हैं। ठीक है। तो स्किन बायोप्सीज पे ये सब करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं रेबीज़ वायरस एंटीजन डिटेक्शन। ठीक है। रेबीज़ वायरस एंटीजन डिटेक्शन। तो पहले तो मैंने बताया था जो न्यूक्लियोकैप्सिडोज को डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से पहचाना जाता है। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से पहचाना जाता है, पता किया जाता है। ठीक है। इसमें हम न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजेंस को पहचानते हैं यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। और इसके लिए जो बेस्ट सैंपल होता है वो स्किन बायोप्सीज में हेयर फॉलिकल, कहाँ से, नेप ऑफ द नेक से, नेप ऑफ द नेक। यहाँ के जो हेयर फॉलिकल होंगे ना, उस पर अगर हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट लगाएंगे एंटीजन डिटेक्शन के लिए, तो हमको पता चलेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। दूसरा तो हम वायरल आइसोलेशन करते हैं। वायरल आइसोलेशन में या तो माउस इनोकुलेशन करेंगे। माउस में भी उसके सेरेब्रम में हम वो डालेंगे, रेबीज़ वायरस डालेंगे। ठीक है। तो फिर उसमें हम इंसेफेलाइटिस और डेथ चेक करेंगे। माउस इनोकुलेशन होगा। ठीक है। इसके अलावा सेल लाइन इनोकुलेशन भी होता है। सेल लाइन इनोकुलेशन भी होता है। और एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। अब एंटीजन डिटेक्ट किया है तो एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करेंगे। और इसमें ना जो CSF एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है ना, CSF एंटीबॉडी डिटेक्शन, ये ज़्यादा अच्छा होता है देन सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन। सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन, क्योंकि जो सीरम एंटीबॉडीज़ आती है ना, ये लेट आती हैं, ये पहले आ जाती हैं। ठीक है। तो इसमें माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, रैपिड फ्लोरेसेंट फोकस इनहिबिशन टेस्ट, ये सब लगाएंगे। वायरल RNA डिटेक्शन हम RT-PCR से कर सकते हैं। वायरल RNA डिटेक्शन हम रियल टाइम PCR से कर सकते हैं। ठीक है। हमको ना सबसे मेन चीज़ जो आपको एमपीएमएसयू के एग्ज़ाम में तो लिख कर ही आनी, वो होती है नेगरी बॉडी डिटेक्शन। नेगरी बॉडी डिटेक्शन क्या होता है? ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस्नोफिलिक इंक्लूजन होता है। ठीक है। जिसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, कंपोज्ड ऑफ रेबीज़ वायरस प्रोटीन्स एंड वायरल DNA। ये मेनली आपको सेरेबेलम के पुरकिंजे सेल्स में देखने को मिलेंगे और पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, ये एक तो पोस्टमार्टम में पता चलता है
पोस्टमार्टम डायग्नोसिस ऑफ राइबिस, पोस्ट मॉर्टम डायग्नोसिस ऑफ राइबिस, ठीक है, रेबीज़। और ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है, ठीक है। इसके अंदर रेबीज़ वायरस प्रोटीन्स एंड वायरल आरएनए कंपोज्ड रहते हैं। लोकेशन क्या होती है इसकी? लोकेशन पुरकिंजी सेल्स ऑफ सेरेबेलम, पुरकिंजी सेल्स ऑफ सेरेबेलम और पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो पुरकिंजी सेल्स ऑफ सेरेबेलम और पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे हमको नेगरी बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये यूजुअली पोस्टमार्टम, जब रेबीज से डेथ हो जाती है ना, तो फिर पोस्टमार्टम के बाद जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं तब हमको नेगरी बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो गाइस इतनी थ्योरी थी। अगर आपको रेबीज़ आता है तो आपको तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो लैब डायग्नोसिस, ऊपर से पैथोजेनेसिस, आपको ट्रांसमिशन लिखना है। इंक्यूबेशन पीरियड में आप वाली लाइन लिख सकते हो कि सीएनएस से जितना पास बाइट होगा उतना जल्दी उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, मतलब उतना छोटा उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा और सिम्टम्स उतना जल्दी देखने को मिलेगा। अगर एक बार रेबीज़ वायरस हो गया और वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो 14 से 15 दिन के अंदर मौत फिक्स है। इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट भी नहीं, जैसे HIV में होता है कि बस लाइफ लंबी हो सकती है, इसका कोई वैसा नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे बाइट किया है, सबसे पहले अगर इससे बचना है रेबीज़ से, तो जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे साबुन से अच्छे से वॉश करो 10 to 15 मिनट्स, और जाते ही वो लगवाओ, वैक्सीनेशन लगवाओ, ठीक है। तो वाउंड वॉश करो और वैक्सीनेशन लगवाओ। वैक्सीनेशन भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो कोई वेटनेरियन है तो अलग वैक्सीन लगवा कर रखते हैं, उनको एक ही बार लगती है। मान लो किसी को बाइट हुआ है, मान लो जैसे आज मेरे को कुत्ते ने काटा, अब मेरे को रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना है, तो एक तो मेरे को आज ही लगेगा 0 डोज, फिर एक लगेगा 3 दिन बाद, ठीक है, फिर एक लगेगा 7 दिन बाद और एक लगेगा 28 दिन बाद। 4 इंजेक्शन्स लगते हैं, 4 डोज लगते हैं हमको रेबीज़ वैक्सीनेशन के। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो तीनों जो फेज़ थे, प्रोड्रोमल फेज़, एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज़, ये सब याद रखना है। तो गाइस अगर MPMSU में ये 20 मार्क्स के में आया तो कम से कम 5 to 6 पेजेस आप भर सकते हो। फ्लो चार्ट में आप वाला डायग्राम बता सकते हो जो पैथोजेनेसिस का, ठीक है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिख सकते हो, जैसे कौन से पॉइंट्स हाईलाइट वाले हैं। एक तो वो बुलेट शेप्ड होता है, वो लिख देना। 2 मेजर एंटीजेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जी और न्यूक्लियोकैप्सिड। और एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड वाला, जितना पास काटेगा उतना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होगा, और जितना ज़्यादा सलाइवा इनोकुलम होगा उतना ना ज़्यादा वो विरुलेंस फैक्टर होगा। ये सब आप कर सकते हो। तीनों फेज़ के नाम बस लिख दोगे, उसमें आपको नंबर मिलेंगे। लैब डायग्नोसिस में, लैब डायग्नोसिस में आपको नेगरी बॉडीज़ तो लिखना ही लिखना है, और एक रेबीज़ का जो एंटीजन डिटेक्शन मेथड है वो लिखना है। और केयर में आप वाउंड वॉश और वैक्सीनेशन लिख देगा, आपको इसमें भी नंबर मिलेगा, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन जी, न्यूक्लियोप्रोटीन में इनमें डिफरेंस बनाना है। और एक रेबीज़ वायरस का जो बुलेट शेप्ड वो है ना, रेबीज़ वायरस का जो बुलेट शेप्ड स्कीमेटिक डायग्राम है वायरस का, वो समझाना है। इतने में आपको 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। 15 मार्क्स को आपको कोई सा भी एग्जामिनर जरूर देगा। और 5 मार्क्स में भी आप इसमें इतना ही लिख कर आओ बस, जैसे स्ट्रीट और फिक्स्ड वायरस हटा दो, वो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी लिखने की। और
और मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो भी नहीं लिखोगे, मतलब ठीक है इतना ही लिखोगे ना आप, बस स्टेट ऑफ फिक्स्ड वायरस हटा दो, वो डिफरेंस हटा दो ग्लाइकोप्रोटीन की और न्यूक्लियो प्रोटीन वाला जो डिफरेंस है वो हटा दो, फिर भी आपको 5 में से 4.5 मार्क्स छूटने लगेगा। तो गाइस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अभी तक मैं पेज में पढ़ा रहा था, अब से मैं आईपैड पर शिफ्ट किया हूँ। अगर आपको पेज वाला ही चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बताइए, मैं वापस से पेज पे पढ़ाऊँगा। फिर आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, ज़्यादा एनिमेशंस चाहिए, आप वो मेरे को बताइए, मेरे को सजेशन दीजिए। मैं बस एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, अभी मैंने पढ़ाना चालू किया है। मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मैं थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, और कितना लिखना है कितना नहीं लिखना मैं आपको वो बताऊँगा। मेरा मेन वो मोटिव है आपको MP MSc के एग्ज़ाम्स क्लियर करना, बस। थैंक यू।